देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी है, मतलब कंसेप्ट हम लोग को मिल गया है, अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, इसमें क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है Woolmark Limited manufactures 3 type of product namely P, Q and R। तो ये जो कंपनी है ये 3 तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, P, Q और R। द डेटा रिलेटिंग टू ए पीरियड और एज अंडर। और इस रिगार्डिंग डेटा हमें दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है, पी क्यू और आर ये तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मशीन आवर्स का जरूरत है, मतलब कितने टाइम मशीन चलता है। और ये जो डेटा गिवन है ये पर यूनिट बेसिस पे है, मतलब 1 यूनिट पी क्यू और आर बनाने के लिए मशीन का टाइम लगता है 10 आवर्स, 18 आवर्स एंड 14 आवर्स, ये बता रहा है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर को कितना टाइम लगता है 1 यूनिट पी क्यू और आर बनाने में, 4 आवर्स, 12 आवर्स और 8 आवर्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, 1 यूनिट मटेरियल, 1 यूनिट पी क्यू आर बनाने में मटेरियल का कितना कॉस्ट लगता है, ₹90, ₹80, ₹120। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट कैसे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो देखो पढ़ के ही समझना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ के समझना पड़ेगा। इसमें कुछ बोले जैसे देखो ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ब्रैकेट में रुपीस, तो इसका मतलब रुपीस 90, रुपीस 80, रुपीस 120 दिया हुआ है। प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ है, 3000, 5000, 20000, ये टोटल इतना प्रोडक्शन किया है इन्होंने, ठीक है। और जो डिटेल्स दिया हुआ है ये सभी डिटेल्स दिया हुआ है 1 यूनिट के लिए, ठीक है। 1 यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर लगता है, कितना मशीन आवर लगता है, कितना मटेरियल कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, करेंटली द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड मतलब जो ओवरहेड वाला हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एब्जॉर्ब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। तो इन्होंने जो ओवरहेड मेथड फॉलो किया है उसमें कौन सा बेसिस में जो है रेट कैलकुलेट किया है, मशीन आवर। देखो ये तो क्वेश्चन हमें बता रहा है, बताएगा भी, हमें कैसे पता कि कौन क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मशीन आवर बेसिस पे रेडीमेड ही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। देखो फिर यहाँ पर बोल रहा है करेंटली द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एब्सॉर्ब ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर। ये जो है कैलकुलेट करके भी हमें बता दिया है कि मशीन आवर रेट जो कैलकुलेट होके आया है वो है 6 पर आवर करके, ₹6 पर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर रेट है वो 20 पर आवर बता रहा है, मतलब ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इतना है, ये आवर्स में है, और लेबर को पेमेंट किया जाता है 1 आवर पे 20 रुपीज, ये हमें बताया है, ठीक है। अब क्यों बताया वो तो क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशंस का क्या काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी प्रपोजेस टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कंपनी पहले फॉलो कर रही थी ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है, अभी कंपनी जो है एक्टिविटी वाइज जो है ओवरहेड को चार्ज करना चाहती है, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करना चाहती है। एंड एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर, और एक्टिविटी एनालिसिस इस तरीके से दिया हुआ है
एक्टिविटी जो यहाँ पर देखो कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट के बेसिस पे, क्या बैच साइज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। क्या दिया हुआ है कि पी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 150 बैचेस का जरूरत होगा, ठीक है। 150 बैचेस, यहाँ 500 बैचेस, यहाँ 1000 बैचेस। बैचेस का मतलब होता है कि जब बहुत सारा चीज एक साथ प्रोड्यूस होता है ना, बैच में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई स्कूल या कॉलेज में जब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो हम लोग उसे बैच में डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब सेक्शन ए बैच के स्टूडेंट है, वैसे ही बैच साइज का मतलब है कि एक बार में जो है 1 यूनिट जो है बैच साइज यूनिट बोल रहा है 150 यूनिट एक बार में बनता है। एक बैच में 150 यूनिट पी बनता है, एक बैच में 500 यूनिट क्यू बनता है, एक बैच में 4000 यूनिट आर बनता है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक एक बैच में जो है परचेज ऑर्डर कितना आता है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच जो है 3, 10, 8, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक एक बैच को इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब एक बैच मतलब ये जो बैच है, ठीक है, 150 यूनिट बना एक बैच में, और इस एक बैच में जितने भी प्रोडक्ट बने 150 यूनिट, इसको इंस्पेक्शन करना पड़ता है कितना बार। यहाँ पर बोल रहा है पर बैच में इंस्पेक्शन होता है 5 टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 5, यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच। एक बैच में जो परचेज ऑर्डर दिया जाता है एक बैच के रिगार्डिंग वो है 3, 10 और 8, ठीक है, ये डिटेल्स दिया है। अच्छा, अब ये है क्या, ये तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये शायद हमारा कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी नहीं है, ये तो हमें डिटेल्स दिया है। देखते हैं क्या बोला है। द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है, आर एनालिसिस एज अंडर मशीन सेटअप कॉस्ट 20%, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट 30%। जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकल के आएगा उसमें मशीन सेटअप कॉस्ट लगेगा 20%, और उसका मशीन ऑपरेशन कॉस्ट होगा 30%, उसमें से इंस्पेक्शन कॉस्ट होगा 40%, और मेटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट होगा 10%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये हमें नहीं पता, ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा। क्योंकि देखो हम लोग को ना नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड दे देता है, हम लोग जिस बेसिस पे कैलकुलेट करने बोलते हैं उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बोला है ओवरहेड का रेट ही दे दिया है, जो जिस बेसिस पे वो लोग निकाल रहे थे, मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग टोटल ओवरहेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उस टोटल ओवरहेड को ये सब एक्टिविटी वाइज, मशीन सेटअप करना एक एक्टिविटी है, मशीन का ऑपरेशन कॉस्ट एक एक्टिविटी है, मशीन जब चलता है, ठीक है, सेटअप होता है वो एक एक्टिविटी, जब मशीन चल रहा है वो एक एक्टिविटी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी, मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट ये भी एक्टिविटी। मटेरियल को प्रोक्योर करने का मतलब है मटेरियल जुगाड़ करना, ठीक है, कहाँ से हम लोग मटेरियल खरीदे। अब यहाँ पर ये कॉस्ट ड्राइवर इनका क्या होगा, ये सब एक्टिविटी है, ठीक है, पढ़ने से समझ में आता है। तो इसके लिए तो हम लोग चैप्टर को पहले स्टार्टिंग में उसका एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो मशीन सेटअप कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे हो सकता है, वही उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो मशीन सेटअप कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है नंबर ऑफ बैच साइज के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि जितने बैच में प्रोडक्शन होगा उतना बार सेटअप करने का जरूरत होगा, ठीक है। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे हो सकता है, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है मशीन आवर पे बेस्ड होके, ठीक है। इंस्पेक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे, जितना बार परचेज ऑर्डर प्लेस होगा उतना हम लोग का मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट, मतलब पी क्यू आर का कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके, ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, पहला ये करके देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि तीनों प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देना है ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड क्या था, जितने भी ओवरहेड है उसे मशीन आवर बेसिस पे जो है एब्सॉर्ब करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट
showing cost per यूनिट ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें जो बोला है वही हम लोग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड से क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या है लिखते हैं। पर्टिकुलर्स पी क्यू और आर, तीन प्रोडक्ट है। तीनों प्रोडक्ट का हम लोग को निकाल के देना है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो क्या क्या कॉस्ट लगेगा? सबसे पहला कॉस्ट लिख लेते हैं डायरेक्ट, जो भी कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था, हम लोगों ने चेक किया था। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है। डायरेक्ट मटेरियल है 90, 80 और 120। 90, 80 और 120। अब लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कैसे लिखेंगे? देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिया है, इसीलिए मैंने पहले रीड करके समझाया। 1 यूनिट बनने में 4 आवर्स, 12 आवर्स और 8 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है लेबर का कॉस्ट। तो ये तो कॉस्ट नहीं है, ये आवर्स है। ठीक है, ये आवर्स दिया हुआ है। और लेबर को हम लोग पेमेंट करते हैं 20 पर आवर बेसिस पे, मतलब 1 आवर काम करने पे 20 रुपीज। तो 4 आवर काम करने से जितना पेमेंट करेंगे वही 1 यूनिट बनाने का लेबर कॉस्ट होगा। लेबर कॉस्टिंग तो पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। तो ये देखो 4 आवर्स, 4 आवर्स लगता है 1 यूनिट बनाने में। 1 आवर के लिए 20 रुपीज पेमेंट होता है, तो लेबर को कितना पेमेंट होगा? 20 × 4 यानी कि 80 रुपीज। यहाँ पर हो जाएगा 20 × 12 यानी कि 240 रुपीज। 20 × 8 यानी कि 160 रुपीज। ठीक है, यही चीज हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 4, 12 और 8 मत लिख दो, क्योंकि 4, 12 और 8 जो है, 4, 12 और 8 जो है ये हम लोग का आवर्स है। ठीक है, कोई डायरेक्ट मटेरियल का, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 × 20, 12 × 20 और 8 × 20 @ 20 करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये कैसे निकला? आवर्स इंटू 20 करके। ठीक है, आवर्स इंटू 20, तो ये निकल के आ रहा है 80। ये हो गया 240 और ये हो जाएगा 160। और डायरेक्ट कुछ भी कॉस्ट नहीं था, तो ये सबको ऐड करने से हम लोग को क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये सबको ऐड करने से मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट देखते हैं कितना हो गया। 80, 80 160 होता है, तो 170। ये हो जाएगा 320 ऐड करने से, और ये हो जाएगा हम लोग का 280। अब नेक्स्ट क्या ऐड करना पड़ेगा? नेक्स्ट ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड में क्या है? देखो प्रोडक्शन ओवरहेड। गुड इवनिंग प्रिया। গুড ইভিনিং প্রিয়া। আওয়াজ আসছে না নাকি? अच्छा, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना करके है, यहाँ पर बता दिया है। देखो जो प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो, एक सेकंड, আচ্ছা আমার আওয়াজ পাচ্ছ তো? তাহলেই হবে। দেখো কিছু জিজ্ঞেস করার হলে হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারবে। আওয়াজ আসছে তো? দাঁড়াও এক সেকেন্ড। যে মানুষটা সবার নেটওয়ার্ক ইস্যুস আছে। ঠিক আছে, দেখি যতটা করানো যায়।
আচ্ছা দেখো তো ম্যাম প্রোডাকশন আপনার আওয়াজ পাচ্ছি। পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, এই যে মাঝে মাঝে আউট হয়ে যাচ্ছে না, আজকে এটা অনেকেরই হচ্ছে, দেখছি সকালেও হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এই বৃষ্টির কারণে নেটওয়ার্ক ইস্যুস হয়ে গেছে একটু। ঠিক আছে, যদি না পাও বা কোনো কারণে স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধ টন্ধ হয়ে যায় আমাকে কিন্তু একবার বলে দিও, নাহলে गंडोगोल হয়ে যাবে। ठीक है, देखो तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना करके है, ट्रेडिशनल मेथड में बोला है 6 पर आवर करके है, ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 6। अब देखो 6 रुपीज जो है वो किस पे बेस्ड करके है, बोल रहा है कि मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर। तो ये कैसे निकाला गया है, यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड को मशीन आवर बेसिस पे एब्सॉर्ब करवाना है। तो जितना मशीन चलेगा उसके बेसिस पे, मतलब बोल रहा है कि ओवरहेड क्या होगा, ₹6 पर आवर। तो पर आवर किस चीज का, मशीन के बेसिस पे, मतलब 6 रुपीज देना है 1 घंटा काम करने पे। तो 1 घंटा कौन काम करने पे, मशीन या लेबर, ठीक है, क्योंकि आवरली बेसिस पे दो ही चीज वर्क कर रहा है, मशीन और लेबर। क्योंकि ये बोल रहे हैं मशीन आवर बेसिस पे ये बना हुआ है, तो ऑब्वियसली हम लोग का मशीन आवर बेसिस पे ही 6 रुपीज हमें चार्ज करना पड़ेगा, लेबर आवर बेसिस पे थोड़ी ना होगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग, एट द रेट ऑफ 6। तो यहाँ पर देखो मशीन आवर कितना कितना है, मशीन आवर है 10, 18 और 14। तो यहाँ पर लिख दिया 10, 18 और 14, ठीक है। तो ये 60 रुपीज आ जाएगा, 108 रुपीज आ जाएगा, 84 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने से कितना आएगा, 230। यहाँ पर टोटल करने से 428, यहाँ पर टोटल करने से 364। ये क्या आ गया, कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट क्या करने के लिए बोला, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा था, हम इसीलिए धीरे धीरे करवा रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, फिर जो है लिंक खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या बोला था। देखो बोला था कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो देखो हम लोग का आंसर किस चीज का आया, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हर एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है उसको ऐड कर दो और उसको 1 यूनिट पे निकालो। तो जब हमें खर्चे सारे 1 यूनिट पे दिए हुए ही है तो फिर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जहां पर सारे प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है मशीन आवर बेसिस पे, ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपीज को मशीन आवर बेसिस पे एब्जॉर्ब करवा दिया और फिर कैलकुलेट करके देख लिया कि कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता होना चाहिए। सिंपल हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया है ट्रेडिशनल मेथड से। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगेन सेम बात बोला है लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है। तो एक्टिविटी कॉस्टिंग को यूज करना है किसके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड के लिए। तो ओवरहेड का सबसे पहले तो हमें एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, ये सब एक्टिविटी है। कैसा मुझे कैसे पता चला कि यही एक्टिविटी है, बोला है कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को एनालिसिस करने पे पता चला कि मशीन सेटअप करने पे इतना परसेंट लगता है, मशीन का ऑपरेशंस का कॉस्ट इतना परसेंट, इंस्पेक्शन का इतना, ये जो है मेटेरियल प्रोक्योरमेंट इतना। तो ये सब तो एक्टिविटी है, मेटेरियल को जुगाड़ करना, इंस्पेक्शन करना, मशीन को चलाना, मशीन को सेटअप करना, तो ये सब एक्टिविटी है। भले ही हमें एक्टिविटी लैंग्वेज यूज ना किया हो, क्योंकि जब हमें प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐसे बाइफरकेट करने बोल रहा है तो ये तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो किस बेसिस पे बाइफरकेट कर रहा है, 20%, 30%, 40%, 10% एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि इस एक्टिविटी का खर्चा कितना है, 20% तो बोला है बट अमाउंट तो नहीं बोला है, ठीक है। तो अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हमें नहीं दिया है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग नोट बना के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। तो हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास 6 रुपीज अवेलेबल है 6 पर आवर बेसिस पे, ये क्या है, मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड
क्या दिया हुआ है, इक्वल टू ₹6 पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग मशीन आवर रेट कैसे निकाल सकते हैं, ओवरहेड का ऊपर होना चाहिए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर ओवरहेड जो भी लिखो, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, नीचे उसका बेसिस होना चाहिए यानी मशीन आवर। ठीक है, नीचे उसका बेसिस होना चाहिए मशीन आवर, इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹6 पर आवर। नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये डेटा और ये डेटा गिवन होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम लोग ये 6 पर आवर निकाल लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में 6 पर आवर दे दिया है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। এবার আমার আওয়াজ আসছে প্রিয়া? হ্যাঁ ম্যাম, গুড ইভিনিং আ- ম্যাম। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। ठीक है, देखो तो हम एक बार सेकेंड पॉइंट जो है ये वाला एक बार बता रहे हैं। देखो जो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से तो थोड़ा सा मैं आगे चली गई हूँ। ঠিক আছে, দেখো আমি একবার বলে দিচ্ছি এখানে যে, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এরই দিয়েছিল। ঠিক আছে, আমরা অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং করছিলাম, এখানে মোটামুটি তিনটে প্রোডাক্ট কে প্রডিউস করা হবে, তিনটে প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে পি কিউ অ্যান্ড আর। এবারে এখানে বলেছে যে এরা নর্মালি যে ট্র্যাডিশনাল মেথডটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে মেশিন আওয়ার বেসিসে। এবারে মেশিন আওয়ার বেসিসে যদি কত রেট হবে সেটাও আমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে, আর আমাদেরকে বলেছিল কস্ট পার ইউনিট ক্যালকুলেট করতে, তো আমরা সেটা করেছিলাম। আমি জাস্ট এক্ষুনি এইটুকুই করিয়েছি, এইটুকু এইটুকুই জাস্ট করিয়েছি, কস্ট পার ইউনিটটা ক্যালকুলেট করেছি, মেটেরিয়াল কস্ট, লেবার কস্ট, প্রাইম কস্ট বেরিয়েছে, प्रोडक्शन ओवरहेड করেছে। এবার আমরা सेकंड पॉइंटे जाচ্ছি। ठीक है, अब देखो हम लोग सेकंड पॉइंट में जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि हमें कॉस्ट पर यूनिट फिर से प्रोडक्ट का कैलकुलेट करके देना है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, और एक्टिविटी हम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला था कि कितना कितना होगा, लेकिन हर एक एक्टिविटी पे कितना कॉस्ट परसेंटेज वाइज एलोकेटेड है ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ढूंढना है ताकि हम लोग ये परसेंटेज को एलोकेट कर पाए। देखो यहाँ पर हम लोग को जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हमें बताया था कि मशीन आवर रेट ओवरहेड का कितना है, 6 पर आवर। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं 6 पर आवर करके हैं। अच्छा, अब ये मशीन आवर क्या हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, कि पूरा प्रोडक्ट को बनाने में, पीक्यूआर को बनाने में कितने मशीन आवर्स लगे वो हमें पता है। देखो कितना मशीन आवर लगा है, एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स, एक यूनिट बनाने में 18 आवर्स, एक यूनिट बनाने में 14 आवर्स। एक्चुअली प्रोड्यूस्ड यूनिट कितना है, 3000, 5000 एंड 20000। तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल मशीन आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पी क्यू एंड आर, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है। ठीक है, तो ये 6 पर आवर कैसे निकला होगा, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर, क्योंकि टोटल से टोटल ही डिवाइड होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग टोटल में लेंगे, मशीन आवर क्या हम लोग एक यूनिट का लेंगे, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल मशीन आवर, ये कैलकुलेट करते हैं टोटल मशीन आवर फॉर पी क्यू एंड आर। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, देखो 1 यूनिट के लिए 10 आवर्स रिक्वायर्ड, तो 3000 यूनिट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स का जो है 10 आवर्स का जो है टाइम रिक्वायरमेंट होता है, तो 3000 यूनिट बनाने में कितना होगा, ज्यादा होगा, 3000 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3000 इंटू 10, पी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्यू के लिए कितना हो जाएगा, ये सब क्या निकल रहा है, आवर्स निकल रहा है, 30,000 आवर्स। क्यू का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, 18 आवर्स फॉर 1 यूनिट, देन फॉर 5000 यूनिट 5000 इंटू 18 आवर्स, तो 18 इंटू 5 90,000 होगा। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, गलत नहीं हो जाए, 5 इंटू 18, हाँ 90,000। और आर का चेक करते हैं, आर के लिए फॉर 1 यूनिट 14 आवर्स, फॉर 20,000 यूनिट, तो 20,000 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 2,80,000 टोटल। फाइंड आउट करते हैं,
90 प्लस 30 प्लस 280, हम इस तरीके से कर रहे हैं, तुम लोग पूरा लिख के कर लो। 4 लाख होगा, ठीक है, 400 ये आ रहा है, तो 4 लाख होगा एक्चुअली, जगह ही नहीं है, ठीक है। 4 लाख आवर, ठीक है, 4 लाख आवर जो है टोटल मशीन आवर का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर 4 लाख आवर, ठीक है, इक्वल टू ₹6 पर आवर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल ₹6 पर आवर इंटू 4 लाख आवर, तो कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल टू 24 लाख। अब ये आंसर आवर्स में आएगा, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि फिर यहाँ रुपीज है तो आवर्स में कैसे आएगा, ठीक है, सॉरी रुपीज में आएगा, ये हम गलत लिख दिए, एक सेकेंड, रुपीज में आएगा, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि रुपीज में आ रहा है, आवर कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, ₹6 पर आवर का मतलब क्या होता है पता है, रुपीज रुपीज डिवाइडेड बाई आवर, ठीक है, रुपीज डिवाइडेड बाई आवर ये होता है, मतलब जो आंसर निकल के आए ना, एक्चुअली ये क्या है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, मतलब 1 आवर के लिए ₹6, ये यूनिट है, ठीक है। तो 4 लाख आवर के लिए कितना होगा, तो रुपीज में ही आंसर आएगा। और वैसे भी अगर हम लोग ये जो मतलब क्या बोले, मतलब ये अमाउंट को अगर इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिसाइड करते हैं, तो ये रुपीज बाई आवर है, इनटू आवर है। देखो हम ये समझाना चाहते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट बोल रहे हैं। अगर हम लोग ये वैल्यूज को एक बार इग्नोर करते हैं, तो ये रुपीज है डिवाइड आवर है इनटू आवर है, तो आवर आवर कैंसिल होने से क्या बचेगा, रुपीज बचेगा। ये तो क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि 1 आवर चलने से मशीन ₹6 का जो है कॉस्ट आता है, तो 4 लाख आवर चलने से कितना कॉस्ट आएगा, वही ना निकाल रहे, तो फिर रुपीज में आंसर आएगा, ठीक है। तो रुपीज आने का रीजन ये, मतलब ऐसा ना लगे कि आवर गायब कहाँ हो गया, आवर गायब नहीं हुआ, आवर वो अपने हिसाब से आउट हो जा रहा है, ठीक है। मैथमेटिकली भी देखो तो आउट हो जा रहा है, और अगर तुम लोग नॉर्मल कंसेप्ट में भी देखोगे तो वो आउट हो जा रहा है। मैथमेटिकली इसीलिए आउट हो रहा है क्योंकि नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से तो वो रुपीज में ही आ रहा है, ठीक है। तो मैथ भी उसी तरह से डिजाइन होता है, तो यहाँ पर रुपीज में आंसर आ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, और उसको हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, मशीन आवर बेसिस पे। लेकिन हम लोग को बोल रहा है नहीं, एक्टिविटी बेसिस पे करो। तो एक्टिविटी क्या क्या है, एक्टिविटी ना क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमें बोला है कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करो। 4 पार्ट में क्या क्या है, मशीन सेटअप कॉस्ट, मतलब ये तो एक एक्टिविटी हुआ ना, मशीन को सेटअप करना है। देखो देखोगे कोई भी चीज अगर मशीन में बन रहा है, उसके लिए पहले मशीन को ना सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मशीन छोड़ो, घर पे कभी रोटी बनाते हो, या अगर माँ को भी रोटी बनाते हुए देखोगे, तो जब तवा गर्म होता है ना तभी रोटी डाला जाता है, ठीक है। या फिर खाना भी बनाते हो कभी, अगर तुम लोग कभी भी ट्राई किए हो बनाए हो, तो देखना सेटअप होना चाहिए, मतलब तेल गर्म होगा तभी ना डालोगे, तो दैट इज सेटअप कॉस्ट। एक टाइम तो लगता है सेटअप करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना है कि बस तवा चढ़ाया रोटी डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, सेटअप करना पड़ता है। तो वैसे ही बड़े बड़े मशीन्स को भी सेटअप करना पड़ता है, चाहे कुछ भी मैन्युफैक्चर करो। तो सेटअप कॉस्ट, ठीक है। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन को ऑपरेट करने का एक कॉस्ट होगा, क्योंकि किसी को रखेंगे, ठीक है, मशीन को देखना है, उसका पावर बढ़ाना है कम करना है। इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये तो लास्ट दिन बताया भी था मैंने, इंस्पेक्शन मतलब वही देखना, जांच पड़ताल करना। और मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो ये सब जो है एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज है, इसी के हिसाब से हमें कॉस्ट को डिवाइड करने बोला है। तो एक्टिविटीज मिल गया, एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट भी मिल जाएगा, और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मींस जिससे एक्टिविटी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो कॉस्ट ड्राइवर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, तब तो जाके हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से PQR, ये 3 प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है हम लोग को करना क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, ये क्या है, इसको हम लोग लिख देंगे एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्टिविटीज। हम लोग को निकालना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ताकि हम लोग PQR का पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। मशीन सेटअप कॉस्ट,
मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गया। और हम लोग को सब कॉस्ट भी पता है। अब कॉस्ट कितना कितना है देखो, परसेंटेज में दे दिया 20, 30, 40, 10%। तो यहाँ पर एक परसेंटेज का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। ये मैंने, ये लैंग्वेज जो है ये सब याद रखो, क्योंकि थियोरिटिकली पूछ सकता है ना। तो मैंने बताया भी था तुम लोग को, अगर याद है तो। कॉस्ट पूल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। यहाँ पर इसको कॉस्ट पूल बोला जाता है। कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, ये सब थियोरिटिकली पूछा जाता है। तो कॉस्ट पूल कितना है? तो परसेंटेज के हिसाब से है 20%। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 और 10। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट में। तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट पूल इन अमाउंट, कॉस्ट पूल रुपीज में निकालेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में था। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पूल रुपीज में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये तो टोटल, ये देखो किस चीज का बाइफर्केशन है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो गिवन डेटा था उससे। अब 24 लाख का 20% हो जाएगा। तो 24 लाख का 20% यहां पर कैलकुलेट करते हैं। 24 लाख हम ना एल लिख रहे हैं, क्योंकि आगे और भी डेटा जाएगा, पता नहीं जगह मिले ना मिले, इसीलिए हम इसे 24 लाख एल लिख रहे हैं। तुम लोग चाहो तो जीरो लिखो, तुम लोग के कॉपी में जगह हो जाएगा। मेरा पता नहीं इतना सारा जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे और भी पॉइंट लिखेंगे हम, इसीलिए हम यहाँ पर 24 लाख को एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में लेकिन ऐसा मत करो, एग्जाम में तुम लोग 24 ही लिखना पड़ेगा। तो 24 लाख, या फिर इसमें लिखना पड़ेगा रुपीज इन लाख, तब जाके सही होगा। तो बेटर ये है कि 24 लाख ही लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। फिर 24 लाख का 30%, फिर 24 लाख का 40%, फिर 24 लाख का 10%। चेक करते हैं कितना कितना कैलकुलेट होके आता है। तो 24 लाख का 10% 2,40,000। अच्छा, ये हो जाएगा 96, आई थिंक 9,60,000। 9,60,000 ही होना चाहिए। 40%, हाँ 30%, 24 लाख इंटू 30%, तो 7,20,000। 24 लाख का 20%, 4,80,000। ठीक है, ये आंसर्स निकल के आ गए। तो ये हम लोग को मिल गया एक्टिविटी का कॉस्ट पुल। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, जिसके वजह से ये एक्टिविटी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा? हम लोग को कुछ बोला नहीं है, खुद से समझ के करना पड़ेगा। मशीन सेटअप कॉस्ट। तो देखो, मशीन सेटअप कब करेंगे? जितना बार जो है हम लोग प्रोडक्शन करेंगे न्यू वे में, ठीक है, उतना बार मशीन सेटअप करना पड़ेगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी अगर तुम लोग देखोगे कि जैसे मान लो अगर तुम लोग साउथ इंडियन खाते हो, ठीक है, साउथ इंडियन डिशेज लाइक डोसा वगैरह खाते हो, तो डोसा का देखोगे कि तवे पे डोसा बन रहा है। ठीक है, अब मान लो लगातार कस्टमर आ रहा है तो तवा गर्म हो गया, उस पे बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो 2-3 लोग खा के चले गए और वो उनका अभी आगे कोई कस्टमर है नहीं दुकान में, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ऑब्वियसली तवा खाली खाली तो गैस नहीं जलेगा ना। तो फिर कोई आएगा, फिर से सेटअप करेंगे, मतलब तवा गर्म होगा तब जाके डोसा बनेगा। ठीक है, ऐसे करके जो है सेटअप कॉस्ट लगेगा। मतलब जैसे एक बार में 10 कस्टमर आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं बैच साइज 10 हो गया, 10 पर्सन एक बार में खा के चले गए। ठीक है, अब बीच में और कोई नहीं आया तो बंद हो गया, फिर से कुछ नए लोग आ गए, 7-8 लोग। ठीक है, तो फिर से मशीन को सेटअप, मतलब फिर से जो है गैस को जलाना है और तवे को गर्म करना है, तब जाके जो है डिश जो है वो बनेगा। ठीक है, मतलब डोसा डोसा जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बैच साइज के हिसाब से मशीन सेटअप होता है, जितने लोग रहेंगे उस हिसाब से। ठीक है, बैच साइज के हिसाब से मशीन का सेटअप कॉस्ट लगेगा। तो मशीन का जो सेटअप कॉस्ट है उसका कॉस्ट ड्राइवर फिर क्या होना चाहिए? बैच
साइज, ठीक है। अब हम लोग को ना हर चीज बोलेगा नहीं, हम लोग को खुद से भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैच, ये कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। पहले कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ लेते हैं। फिर बोल रहा है कि मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन को ऑपरेट करने का एक्सपेंसेस, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? देखो ये बैच साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मशीन तो जितने आवर्स चलेगा कॉस्ट उसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। मतलब इसमें हमें जो है कॉस्ट ड्राइवर लेना चाहिए मशीन आवर, ठीक है। इसमें हम लोग कॉस्ट ड्राइवर लेंगे मशीन आवर, ये लेना चाहिए। अच्छा, मशीन आवर क्योंकि क्वेश्चन में अवेलेबल था इसीलिए मैंने लिखा। फिर बोल रहा है नेक्स्ट देखो इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये तो इजीली समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, जितना ज्यादा इंस्पेक्शंस बढ़ेगा उतना ज्यादा इंस्पेक्शन का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा, और एंड है मेटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे, जितना बार ऑर्डर देंगे परचेज करने के लिए, मेटेरियल प्रोक्योर यानी मेटेरियल को अपने पास जुगाड़ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोक्योर करना। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट उतना ज्यादा कम या ज्यादा होगा जितना परचेज ऑर्डर होगा, ठीक है। परचेज ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट उतना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। मैंने जो भी स्टेप लिखवाए ना वैसे ही हम कर रहे हैं, तुम लोग को भी वैसे ही सोच सोच के करना है। कॉस्ट में क्या होता है ना, कॉस्ट का चीज जो है थोड़ा सा हमें एकदम मेथड वाइज ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ मतलब कुछ स्ट्रक्चर हो गया उसके बेसिस पे हम लोग कर देंगे। ये पूरा चीज हमारे सोच के ऊपर है कि हमें कंसेप्ट समझ में आता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन हमें फॉलो करना पड़ेगा। और कॉस्ट में कोई एक तरह का क्वेश्चन होता भी नहीं है, ठीक है। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट कितना है, जैसे कि इस एक्टिविटी का हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो 4,80,000 जो है ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ बैचेस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ भी हमें कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। देखो हम लोग को ये जो कॉस्ट है ये टोटल दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या लिखा है? नंबर ऑफ बैचेस। अब क्वेश्चन में क्या हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, 150, 500, 1000, ठीक है, नंबर ऑफ बैचेस। लेकिन ये पर यूनिट के लिए है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर यूनिट, बैच साइज पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने में नहीं, अच्छा ये हमें पर यूनिट दिया हुआ है कि टोटल यूनिट का दिया हुआ है? एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट हम लोग को कैसे दिया है। हाँ ये देखो प्रोडक्शन इन यूनिट दे रखा है। अच्छा ये पर नहीं बोला है, सिर्फ यूनिट बोला है, ठीक है। बैच साइज यूनिट का मतलब बताते हैं, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। बैच साइज यूनिट का मतलब है कि एक बैच में 150 यूनिट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और टोटल 3000 यूनिट पी बनाए। हम पी से समझाते, एक समझाएंगे तो बाकी पे भी सेम ही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, सिर्फ डेटा अलग है। बात समझो, यहां पर बोल रहा है टोटल पी जो है वो 3000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और उसके लिए जो बैच साइज है वो यूनिट के हिसाब से हो रहा है। ये देखो बैच साइज जो है कितना सारा बैच साइज है वो हम लोग कैसे पता करेंगे? बोल रहा है कि एक बैच में 150 यूनिट बनता है, इसका मतलब है बैच साइज ब्रैकेट में यूनिट दिया है, मतलब एक बैच साइज में 150 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे एक बार में 10 लोग खा के चलेगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई जो है बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो एक बार में कितने सारे बिस्किट्स बनते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ पर देखो बैच साइज जो है वो है 150 यूनिट, ठीक है, एक बैच में 150 यूनिट पी बनता है। तो 3000 यूनिट पी बनाने में कितने सारे बैच का जरूरत होगा, कितने बैचेस में जो है 3000 यूनिट बन जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने बैचेस में 3000 यूनिट बन जाएगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो अगर हम लोग को 150 यूनिट बनाने में एक बैच का जरूरत होता है, तो एक यूनिट बनाने में 1/150 बैचेस का जरूरत होगा, तो 3000 यूनिट बनाने में कितने बैचेस का जरूरत होगा? 3000 इंटू 1/150,
ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने निकाला। ठीक है, मतलब नॉर्मल सा बात है। देखो अगर हम लोग एक बार में 10 लोगों को खिला सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक बैच हो गया। ठीक है, या फिर मान लो हम एक बार में 10 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम एक बार में 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो मेरा बैच कितना हो गया, 10। अगर हम 50 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो मेरा कितना बैच होना चाहिए, 5 बैच होना चाहिए, वही चीज हो गया। ठीक है, हम एक बैच में 10 ही स्टूडेंट पढ़ाते, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाते। तो अगर हम टोटल 50 स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो फिर मेरा 5 बैचेस का रिक्वायरमेंट होगा। वैसे ही अगर एक बैच में 150 यूनिट बन सकता है तो 3000 यूनिट कंप्लीटली बनाने के लिए हमें कितने सारे बैच का रिक्वायरमेंट होगा, 3000 डिवाइडेड बाई 150। यही वाला चीज हम बता रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, कितने सारे बैच, क्योंकि हम लोग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, नंबर ऑफ बैचेस, तो हमें नंबर ऑफ बैचेस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर ये जो है ना, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर नाम लिखो कॉस्ट ड्राइवर यूनिट। कॉस्ट ड्राइवर यूनिट मतलब कॉस्ट ड्राइवर जो है वो तो डिवाइड होता है नीचे, कॉस्ट फुल बाय कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बैचेस, कितने सारे बैचेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ बैचेस कितना हो जाएगा, पी के लिए होगा 3000 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, अच्छा क्यू के लिए कितने सारे बैचेस हो जाएंगे, सिमिलर वे में 5000 डिवाइडेड बाई 500, 5000 डिवाइडेड बाई 500। और आर के लिए हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 1000। देखो 1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका टोटल करने पे कितना आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ पर करेंगे, वैसे ही मेरा जगह नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आ गया 20, ये डिवाइड करने से 20 आएगा, ये डिवाइड करने से 0 0 कैंसिल आउट, 10 हो गया। और ये 1000 में 3 0 कैंसिल आउट, 20, टोटल 50। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कैलकुलेट होके आया, ये कैलकुलेट होके ये आया कि मशीन सेटअप कॉस्ट टोटल है इतना, टोटल मींस फॉर 3 प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर, और टोटल बैचेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पी क्यू आर 20 10 20 दैट इज 50। ठीक है, अब टोटल से ही ना टोटल डिवाइड करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ बैचेस जो है वो निकाल लिया, तो हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है, मशीन आवर। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पी क्यू आर 3000 5000 एंड 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन आवर का रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था मशीन आवर का रिक्वायरमेंट, तो यहां से देख के लिख सकते हैं, या फिर हम एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखो मशीन आवर का रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर का जरूरत होता है। ये देखो मशीन आवर 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स, कैसे पता चला, मशीन आवर पर यूनिट 10 18 14, एंड वी प्रोड्यूस 3000 5000 एंड 20,000 यूनिट पी क्यू एंड आर। देन total hours required to produce 3000 p this one and into this one। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगाते हैं तो 3000 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, ज्यादा, तो 3000 इंटू 10 5000 इंटू 18 ऐसे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3000 इंटू 10 5000 इंटू 5000 इंटू 18 और 20,000 इंटू 14, 20,000 इंटू 14। ठीक है, और इससे हम लोग का अमाउंट निकल के आता है। अब यहाँ तो जगह है नहीं, यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, जगह तो बचा नहीं हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 30,000 प्लस 90,000 प्लस 2,80,000। ठीक है, और ये सबका टोटल अभी अभी हम लोगों ने किया था 4 लाख निकल के आएगा। ठीक है, ये सबका टोटल निकल के आता है 4 लाख, यहाँ पर लिख लेते हैं 30 90 2,80,000, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखेंगे, 30 90 2,80,000, तो ये टोटल आ रहा है 4 लाख। ठीक है, ये टोटल 4 लाख आ रहा है। ये क्या आ गया, कॉस्ट ड्राइवर, ये 4 लाख क्या आया, आवर आया। ठीक है, याद रखो ये क्या आया, नंबर ऑफ बैचेस, ये 50 क्या आया, ये 50 आया है नंबर ऑफ बैचेस, ये क्या आया है, मशीन आवर। अब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इसका भी समझना पड़ेगा कैसे निकालेंगे। इंस्पेक्शन होता है एक बैच में
5 टाइम्स, ठीक है। एक बैच जो प्रोड्यूस होता है उस पे इंस्पेक्शन होता है 5 टाइम्स, ठीक है, नंबर बोला है 5 टाइम्स। तो अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि P का टोटल, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है 5000 यूनिट, ये रहा P, सॉरी 3000 यूनिट, 3000 यूनिट P प्रोड्यूस करने में कितने बार इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक चीज तो निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है कि 3000 यूनिट P बनाने में 20 बैचेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक बैच में इंस्पेक्शन है 5 टाइम्स, तो 20 बैचेस में कितना होगा, 20 इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैच जो इंस्पेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू बैचेस गिवन है, पर बैच। तो एक बैच का 5 टाइम्स, तो टोटल बैच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट P इज 20 बैचेस, ठीक है। तो 20 बैचेस इंटू 5, 10 बैचेस इंटू 4, और यहाँ पर 3 जो है नंबर ऑफ बैचेस, और ये 10, और यहाँ पर कितना है 20 बैचेस का रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर देखते कितना हो गया, 20 इंटू 5 100, और ये 40, और ये हो गया 60, मतलब 200 हो जाएगा। ये क्या निकला है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये आंसर आया नंबर्स में, ठीक है। अब परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, ये भी अकॉर्डिंग टू बैच गिवन है। 1 बैच के लिए 3 टाइम्स, तो फिर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल जो है, टोटल में कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। तो सीधा बात है कि परचेज ऑर्डर कितना होता है, एक बैच में 3 टाइम्स, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट पी वी रिक्वायर्ड 20 बैचेस, ठीक है। तो 20 बैचेस के लिए कितने परचेज ऑर्डर होंगे, इंटू 3, 20 इंटू 3, फॉर 1 बैच 3 टाइम्स, देन फॉर 20 बैच 20 इंटू 3। अच्छा, उसके बाद फॉर 1 बैच 10 टाइम्स, तो 10 बैचेस के लिए 10 इंटू 10, फॉर 1 बैच 8 टाइम्स, देन फॉर 20 बैचेस 20 इंटू 8, तो ये हो गया 60, 100 और 160, यानी 100 एंड 100, 200, 200, और ये हो गया 320। देखो ये आ रहा है 320, ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, ठीक है, ये भी निकल के आया नंबर्स में। अच्छा, कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट निकल गया, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो काम जो है आसान है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा जो है धीरे धीरे बोल रहे हैं, नहीं तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये निकालना है। हर कॉस्ट ड्राइवर का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। तो सबसे पहला कॉस्ट ड्राइवर का कॉस्ट क्या है, 480, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने सीखा था, 480 डिवाइडेड बाई, हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो ना यहाँ पर चार चार एलिमेंट का जगह नहीं होगा। अच्छा, ये 480,000 इंक्रीज या डिक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बैचेस एंड टोटल नंबर ऑफ बैचेस 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, ये है नंबर, नंबर ऑफ बैच। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना हो जाएगा, डिवाइड करने से पता चलेगा, 480 डिवाइडेड बाई 50, 9600, तो रुपीज 9600 पर सेटअप होगा, ठीक है, इसे लिखेंगे पर सेटअप, ठीक है। मतलब एक बार सेटअप करने के लिए ये क्या निकल के आई, ये तो सेटअप कॉस्ट था ना, 4,80,000 क्या था, सेटअप था। तो एक बार मशीन सेटअप करने का कॉस्ट निकल के आता है 9600, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टोटल कॉस्ट देखते हैं कितना है, सेकंड का 7,20,000। अब ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन आवर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो मशीन आवर कितना है, 4 लाख आवर, तो यहां पर लिखेंगे 4 लाख आवर्स। तो डिवाइड करने पे रुपीस कितना आ जाएगा, 72, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, 1.8, ठीक है। तो ये लिखेंगे रुपीस 1.8 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर मीन्स 1 आवर मशीन चलने पे रुपीज 1.8 रुपीज का एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट है 9,60,000, और जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है 200, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, 200 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, डिवाइड करने पे आ जाएगा 480 आएगा आई थिंक,
नहीं 4800 आएगा, 4800 पर बैच इंस्पेक्शन। एक बैच को इंस्पेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा दैट इज 4800, और लास्ट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 320 परचेज ऑर्डर, 320 नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 32, मतलब 2,40,000, 24 कर दिया 30, है 750 रुपीज, 750 पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, पर परचेज ऑर्डर मीन्स फर्स्ट मतलब वन टाइम ऑर्डर परचेज का प्लेस करने पे 750 रुपीज का कॉस्ट इनकर्ड होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट जब हो गया, बाकी पॉइंट को डिस्कस करने में और कोई दिक्कत नहीं होगा, यही मेन पॉइंट है। सबसे दिक्कत होता है कि इसका प्रेजेंटेशन इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद इतने सारे चीजों को कैलकुलेट करना, लेकिन है आसान, अगर एग्जाम में आए तो अच्छा मार्क कैरी करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देना है। सेम इसी तरीके से प्राइम कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड अलग हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड वहां पर हम लोगों ने 6 रुपीज बेसिस पे कर दिया था, यहाँ पर एक्टिविटी बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एबीसी बेसिस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिस पे कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स PQR, पर्टिकुलर्स PQR। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमें कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट बोला था। ठीक है, अच्छा सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना है यहाँ पर देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ से भी लिख सकते हैं, 90 80 120 लिख लेते हैं। 90, ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, कहीं से भी देख के लिख सकते हैं, वहां से देखो या यहाँ से देखो, कोई फर्क नहीं। ये रहा 90 80 और 120। और डायरेक्ट लेबर, लेबर का कॉस्ट कैलकुलेट किया था, यहाँ भी वैसे ही कैलकुलेट करना है। लेबर कॉस्ट 1 यूनिट के लिए है 4 आवर्स। ठीक है, कॉस्ट नहीं, टाइम, लेबर आवर्स, और लेबर को पेमेंट किया जाता है 20 पर आवर बेसिस पे। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट के लिए 4 आवर्स टाइम रिक्वायरमेंट है और फॉर 1 आवर पेमेंट रिक्वायरमेंट 20 रुपीज, तो 1 आवर के लिए 20 रुपीज, तो 4 आवर्स के लिए 4 इंटू 20। ठीक है, 4 इंटू 20 यानी कि 80 रुपीज देना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हम फिर से एक बार याद दिला दिए। हम लोग को क्या करना है, पहले ये फाइंड आउट करना है कि 1 यूनिट P बनाने में कितना टाइम लगता है, तो 4 आवर्स लगता है, ये हमें गिवन है, और 1 आवर काम करने पे 20 रुपीज देते हैं, तो 4 आवर्स काम करने पे 80 रुपीज देंगे। P, इसका मतलब 1 यूनिट P बनने के लिए लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा 80 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 80। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर किया हुआ है, तो तुम लोग बाद में ये वाला फिर से लिख सकते हो। हम यहाँ से देख देख के लिख देते, सेम तरीके से होगा 240 160, यहाँ पर लिख देते 240 और 160, 240 और 160। अब आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये हो गया 160, 320, 280। ठीक है, 160, 320 और 280। अब ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड लेकिन एक्टिविटी वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी था मशीन कॉस्ट, सबसे पहला एक्टिविटी था मशीन कॉस्ट। यहाँ पर देखते हैं मशीन सेटअप कॉस्ट, ये कितना करके आया, मशीन सेटअप कॉस्ट आया है हम लोग का नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से, ये रहा 9600 पर सेटअप। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट का नाम, मशीन सेटअप कॉस्ट।
कितना है, @9,600 दिया हुआ है, ठीक है। @9,600 ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। पर बैच चाहो तो लिख सकते हो, अगर जगह मिल रहा है तो मेरा उधर चला जाएगा, इसीलिए हम नहीं दे रहे। पर सेटअप चाहो तो लिख सकते हो, देखते हैं जगह हो जाएगा। पर सेटअप, ठीक है, हर एक सेटअप के लिए 9,600। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग को यूनिट में निकालने बोला है 1 यूनिट का, लेकिन हम लोगों के पास ना क्या गिवन है पता है, हम लोग के पास गिवन ये है, यहाँ से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक चीज देख लेते हैं कि एक सेटअप में, एक यूनिट के लिए कितना सेटअप का जरूरत होगा, वो हमारे पास गिवन नहीं है। मतलब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या था, ये था कि एक बैच में 150 यूनिट बनता है, ठीक है। एक बैच में 150 यूनिट बनता है, तो 3000 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितने बैचेस का रिक्वायरमेंट होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख डाला है, यूनिट बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक यूनिट बनाने में कितने सेटअप का जरूरत होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो निकल तो जाएगा, लेकिन वो मतलब वो जो है उसका आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा। कैसे, देखो हम बताते हैं कि अगर 150 यूनिट बनाने का एक बैच लगता है, तो एक यूनिट बनाने का 1/150 बैच लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर हम लोग को कॉस्ट बता दिया है कि एक बैच बनाने का, एक सेटअप का कॉस्ट है 9,600, ठीक है। एक सेटअप का कॉस्ट है 9,600, फिर हम लोग को इसको 9,600 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, हम लोग का आंसर जो है ना वो मतलब पॉइंट वगैरह में आ जाएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मशीन सेटअप कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड था, देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट चेंज करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं मशीन सेटअप कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड था, मशीन सेटअप कॉस्ट डिपेंड था बैचेस पे, ठीक है। अब हम लोगों को अगर एक यूनिट में कितने सारे बैच चाहिए, वो अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो एक यूनिट बनाने में 1/150 बैच चाहिए, ठीक है। तो अब 1/150 बैच चाहिए, तो उसके सेटअप के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे 1/150 बैच निकालेंगे, तो हम लोग का जो आंसर है ना उसका फिगर जो है ऑड आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल के, मतलब ये जो लिख लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक लिखा रहने दो। हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल में कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में जाके पर यूनिट निकालेंगे। मतलब शायद अभी थोड़ा सा समझने में तुम लोग को लग रहा है क्या बोल रहे हैं, अभी लिखते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। ये तो प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गया, हमें पर यूनिट ही निकालने के लिए बोला है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग पर यूनिट नहीं निकाल के हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल में निकालेंगे। टोटल मतलब टोटल जितना यूनिट बना, इससे हमारा आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो क्यों, क्योंकि 9,600 पर सेटअप बोला है, ये जो है एक सेटअप करने का कॉस्ट है, ठीक है, एक बैच को सेटअप करने का कॉस्ट है। अब यहां पर देखो हम लोगों को जो पी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए कितने बैचेस का जरूरत है, 20 बैचेस का जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ पर 20 इंटू 9,600, तो हमारा जल्दी आंसर आएगा। सबसे बड़ा बात है कि जो आंसर का फिगर आएगा ना वो ऑड तरीके से नहीं आएगा, नहीं तो ऑड आ जाएगा, ठीक है। 9,600 इंटू 20, तो ये हो गया 1,92,000। ये मैंने क्या किया, टोटल 3000 यूनिट बनाने में जितने सारे बैचेस का रिक्वायरमेंट है, दैट इज 20 बैचेस में कितने कॉस्ट इनकट हुए वो निकाल दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, पर यूनिट के जगह ये जो आंसर्स निकल के आ रहा है ये 3000 यूनिट के लिए निकल के आया। सेम तरीके से क्यू का भी लेंगे, 10 बैचेस का रिक्वायरमेंट है, 10 बैचेस जो है वो कितने यूनिट के लिए रिक्वायरमेंट है, 5000 यूनिट के लिए। तो अगर हम 10 बैचेस पे बैचेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर हम लोग का आ जाता है 96,000। ये कोई ऑड फिगर नहीं आएगा, अदरवाइज जो है फ्रैक्शन वगैरह आएगा, कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट देखो 20 बैचेस, अगेन 20 बैचेस है, ठीक है। 20 बैचेस इंटू 9,600, इसमें आंसर आ जाएगा 1,92,000, ठीक है। ये सब रुपीज में ही आ रहा है, ये सब रुपीज में आ रहा है, ये एक यूनिट का आया था, ये टोटल प्रोडक्शन यूनिट का आ रहा है। मशीन सेटअप कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट है, मशीन सेटअप के बाद है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट कितना है, @1.8 पर आवर, पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, देखो ये लिखा हुआ है ₹1.8 पर मशीन आवर, ठीक है। तो 1 घंटा मशीन चलने पे कॉस्ट लगता है 1.8। अब पी टोटल 3000 यूनिट बनाने में
कितना टाइम लगेगा, ये देखो 30,000 यहाँ पर दिख रहा है, ये सब देख के ही हम लोग लिख लेंगे। देखो P 3000 यूनिट बनाने में कितने टाइम लगेगा, 30,000, तो 30,000 इंटू 1.8 करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये देखो 30,000 इंटू 1.8 करेंगे तो मिल जाएगा टोटल कितना हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 90,000 और 2 लाख शायद, नहीं 2,80,000, 90,000 और 2,80,000, तो 90,000 इंटू 1.8, ये रहा 90,000 इंटू 1.8 और 2,80,000 इंटू 1.8, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.8, चेक करते हैं कितना आता है। 3 इंटू 1.8 5.4, मतलब 54,000 होगा। ठीक है, तुम लोग पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो। 9 इंटू 1.8, तो ये आ जाएगा 16,000, 1,62,000 आएगा ये वाला। ठीक है, और 28 इंटू 1.8, तो ये आ जाएगा 50 और 4, मतलब ये हो जाएगा 5,04,000। चेक करके देख लो, 5,04,000 आएगा। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट फॉर टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, अब उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पर। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना निकल के आया है, इंस्पेक्शन कॉस्ट आया है 4,800 पर बैच, 4,800 पर बैच इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर लिखते हैं @ 4,800 पर बैच। ठीक है, तो अब बैच हमें पता है, देखो टोटल पी को बनाने में 20 बैचेस का जरूरत है, ये बैच ही था ना, तो यहाँ पर 20 इंटू 4,800, ठीक है। यहाँ पर 10 इंटू 4,800 और यहाँ पर 20 इंटू 4,800, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, ये इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन का तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच ये दिया था 5। अच्छा सॉरी, मैंने तो ये वाला ले लिया, ये वाला है मशीन सेटअप के लिए बैच। इंस्पेक्शन का है ये 100, 40 और 60, मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया ना, वहां पर बैच देख के लिख लिया। देखो इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन के लिए पर बैच का इंस्पेक्शन, मतलब पी, टोटल पी 3,000 यूनिट बनाने में 20 बैचेस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बैच में 5 इंस्पेक्शन होता है। तो सिर्फ 20 मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, मुझे यहाँ पर 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना क्यों करें, क्योंकि मेरे पास तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ PQR अवेलेबल है 100, 40 और 60, तो मुझे वही लेना चाहिए 100, 40 और 60। इसमें गलत क्या हुआ, मैंने ये जो लिखा इसमें गलत क्या हुआ, इसमें गलत ये है कि मैंने बैचेस लिखा, लेकिन पर बैच में कोई एक प्रोडक्ट, पर बैच में एक इंस्पेक्शन नहीं है, पर बैच में इंस्पेक्शन है 5, 4 एंड 3। तो इसका मतलब मुझे वही डेटा लेना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये हो गया 100 आ रहा था, और ये आ रहा था 40, और ये हम लोग का आ जाएगा 60, ये हम लोग का आ जाएगा 60। अब टोटल करते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है, 480000, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू 4, मतलब 96 होता है। अच्छा, यहाँ पर 48 इंटू 6, 288, 2,88,000, ये हो गया इंस्पेक्शन। और लास्ट कॉस्ट जो है इंस्पेक्शन के बाद, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ये कितना है, @ 750, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया था @ 750 पर ऑर्डर, ठीक है, पर ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर, पर ऑर्डर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो पूरे पी को बनाने में कितने सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं, 20 इंटू 3, 60, 100 और 160, तो इस बेसिस पे होगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू 750, ठीक है। अच्छा, 60 के बाद है 100 और 120, यहाँ पर लिखते हैं 100 इंटू 750, और लास्ट वाला है हम लोग का 160 इंटू 750, चेक करते कितना आता है, 75 इंटू 6, तो ये आ गया 450, मतलब 450 और 2 जीरोस, ठीक है, 45,000, 7530, 75,000, और 75 इंटू 16, 1,20,000, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टोटल
प्रोडक्शन जितना भी हुआ है PQR का, उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग कर लेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड मिल जाएगा टोटल में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1,92,000 प्लस 54,000 प्लस 4,80,000 प्लस 45,000 45,000 मतलब 7,71,000, ठीक है। अच्छा 96,000 प्लस 1,62,000 प्लस 96,000 प्लस 75,000, तो ये हो गया 4,29,000। 1,92,000 प्लस 5,04,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,20,000, 11,04,000, ठीक है। ये क्या निकल के आया, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड अकॉर्डिंग टू एबीसी कॉस्टिंग। हम लोग को बोला है कि टोटल मत बताओ, बोला है कॉस्ट पर यूनिट बताओ। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर हम लोग ये सबको फिर से कॉस्ट पर यूनिट करने जाते तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो इससे बेटर है कि हम लोग के पास जो डेटा अवेलेबल था कि पूरे प्रोडक्शन के लिए कितने सारे मशीन सेटअप होंगे, इंडिविजुअली पर प्रोडक्ट के लिए कितने सारे मशीन ऑपरेशन होंगे, कितने टाइम, कितने सारे इंस्पेक्शन होंगे, कितने सारे मेटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ये सारे डिटेल्स हमारे पास थे। कहां पर, ये सब डिटेल्स, ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग के पास था। तो हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन बेसिस पे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट ही निकाल के देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका भी टोटल कर लेते हैं, टोटल प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं यूनिट बेसिस पे, ठीक है। और टोटल करके फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। देखो हम बताते हैं, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना है, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ये है हम लोग का पी क्यू, और यहां पर लिख दिया मैंने आर। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का निकल के आया है 170, 320 और 160, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं टोटल प्राइम कॉस्ट। अब टोटल प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइम कॉस्ट जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो पी कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 3000 इंटू 170, ये देखो यहाँ गिवन था 3000, 5000 और 20,000, तो 5000 इंटू 320 और यहाँ पर हो जाएगा 20,000 इंटू 160। चेक करते कितना आता है, ये हो गया 7, ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 51 होगा शायद, 51, 5,10,000। अच्छा 5 इंटू 32, तो ये हो गया 1,60,000, ये इतना आ रहा है, मतलब 5,000 इंटू 320, तो ये हम लोग का आ जाएगा 16 लाख, ठीक है। 16 लाख होना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है 16 लाख ही लिखा है, ठीक है। 20,000 इंटू 160, 32 लाख, ये आ गया टोटल। अब यहां पर लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, या फिर ओवरहेड, एक ही बात है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां पर 7,71, 4,29, 7,71, 4,29, 7,71, 4,29, 11,04,000, ठीक है, 11,04,000। अब कर लेंगे ऐड, तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ऐड करते 32 लाख, ये पहले लिखा हुआ है तो लास्ट वाले से करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हो गया 43,04,000, 16 लाख प्लस 4,29,000, 20,29,000, 51 मतलब 5,10,000, 7,71, 12,81,000 टोटल कॉस्ट। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ अभी तक, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट बोला है। तो प्रोडक्शन यूनिट 3,000, 5,000 एंड 20,000, देन कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट, तो फॉर टोटल 3,000 यूनिट कॉस्ट 12,81,000, देन फॉर 3,000 यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है रुपीज और यहाँ पर हो गया यूनिट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 20,29,000
डिवाइडेड बाई 5000 यूनिट। सिमिलरली यहाँ पर 43,04,000 डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट। डिवाइडेड बाई 3,000 ₹427 पर यूनिट। 2029 divided by 5,000 405.8 per unit। $43,04,000 divided by 20,000 215.2 पर यूनिट। ठीक है, तो टाइम तो काफी लगा, एक ही क्वेश्चन कर पाए हम लोग अभी तक, लेकिन समझ में आया होगा क्योंकि पूरे डिटेल्स में ही हम लोगों ने किया, कुछ भी जो है छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का आंसर अभी निकल के आया। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर यूनिट बोला है, पर यूनिट करना स्टार्ट कर दिया और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो गया और आगे जाके कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। अगर बहुत ज्यादा ऑड टाइप का फिगर आता है ना, फिर कैलकुलेट होता नहीं है। इसीलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम लोग टोटल में निकाल के और पूरा टोटल में कन्वर्ट करके बाद में डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैसा हम लोग का आंसर आ रहा है। लेकिन मेरा आंसर मैच क्यों नहीं हुआ? ये 427 तो मैच हो गया, ये वाला मैच नहीं हुआ। अच्छा, इसका टोटल हो रहा है हम लोग का, एक सेकेंड, मेरा टोटल कॉस्ट 12,81,000, 20,29,000, ये होना चाहिए 21,25,000। अच्छा रुको, कुछ टोटल में गलत हो गया लग रहा है। 20,29,000 मेरा आंसर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। हम एक बार चेक करते हैं कि कितना कम हो रहा है। ये आंसर होना चाहिए, 96,000 का गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं क्या गलत हुआ है। 96,000 शायद मैंने ये ऊपर वाला ऐड नहीं किया होगा, इसी वजह से। चेक करते रुको, यहाँ पर 96,000, 1,62,000 देखते हैं, 1,62,000, और उसके बाद 96 और 75,000, 96 और 75,000। अरे ये क्या हो गया, 96 और यहाँ पर 96, 2 टाइम्स 96 है। चलो ये और ये कर लिया, 1,62 और 75, 1,62 और 75, 4,29,000, और इसमें ऐड करना है हम लोगों को ये वाला डेटा, 16 लाख। 20,29,000 ही मेरा आ जा रहा है, 16 लाख 320 है, 320 इंटू क्यू, कितना यूनिट था, क्यू था 5,000, तो 320 इंटू 5, क्या ये मैंने गलत लिखा है? 320 इंटू 5,000 चेक करते हैं, 320 इंटू 5,000, 16 लाख ही तो हो रहा है। 16 लाख प्लस 4,29,000, 20,29,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 405.8, लेकिन आंसर बोल रहा है 425, और इधर भी गलत दिख रहा है। गलत क्या हो गया? सारी चीज तो सही है। 90, 80 प्लस 240, क्या ये गलत लिखा है मैंने? 80 प्लस 240 नहीं, 320 सही तो लिखा है। क्या पता क्या गलत हो गया, एक सेकेंड चेक करते हैं फिर से, कहीं हम तो आंसर गलत नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर अच्छा, इसका टोटल करने से ही पता चलेगा कितना होना चाहिए। ये हो रहा है मेरा, अब एक सही आया तो बाकी भी तो सही आना चाहिए। गलत क्या हो रहा है? 16 लाख, 16 लाख 21,25,000 होना चाहिए। अच्छा बाकी डेटा चेक करते हैं। 16 लाख तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 16 लाख होगा, और 1,62,96, 1,62,96, फिर 1,92। अच्छा कुछ मिस हो गया है, चार डेटा होना चाहिए, 1 2 3 4, चार भी तो लिखा हुआ है।
यहाँ पर ये क्या है, ये मशीन सेटअप कॉस्ट है, तो मशीन सेटअप का हम लोग का हो जाएगा 1,92,96 और 1,92,000 सही भाई। मशीन ऑपरेशंस कॉस्ट हो जाएगा 54, 1,62, 5,04 सही हुआ है। इसके बाद 4,80। अच्छा, यहाँ इंस्पेक्शन कॉस्ट में कुछ गलत हो गया है। अच्छा, बाकी ठीक है। इंस्पेक्शन कॉस्ट में कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, देखते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट में क्या मैंने ये गलत डेटा लिख लिया होगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट 40 into 4,800 नहीं होगा, फिर 40 नहीं कुछ और होगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट यहाँ पर 40 तो दिख रहा है और ये 60 दिख रहा है। इंस्पेक्शन कॉस्ट 100, 40 और 60 ठीक तो लिखा है मैंने, तो फिर कैलकुलेशन गलत क्या होगा। हाँ, कैलकुलेशन गलत है। 48 into 4, 192। हाँ ये देखो, ये गलत लिखा है मैंने इसीलिए। 192 और 30, 1,92,000 हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, 4,29,000 में से 96,000 लेस कर देते हैं, ठीक है। 96,000 लेस कर देते हैं, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा था, और 1,92,000 को ऐड कर देते हैं। मतलब तुम लोग अपने हिसाब से सही कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 5,25,000, और इसको अगर ऐड करेंगे 16 लाख में, जो कि पीछे आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 21,25,000। हाँ यही गलत हुआ था, और इस तरह से वहां भी कुछ गलत हो गया होगा। ठीक है, 16 लाख और इसमें ऐड करेंगे 21,25,000, और ये डिवाइडेड बाई 21,25,000। 21,25,000 डिवाइडेड बाई 5,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये आ रहा है 425 पर यूनिट। और ये कितना आया, 5,25,000। इतना बड़ा डेटा है, कैलकुलेट करते करते गलत हो गया। अच्छा, अब इधर का, यहाँ पर भी कुछ गलत हुआ होगा फिर। ये वाला 60 into 4,800, नहीं ये तो ठीक है, 2,88,000। अच्छा, इसका टोटल चेक करते हैं। इसका टोटल हम लोग का होना चाहिए, आंसर बोल रहा है 67,04,30। अच्छा, यहाँ पर पहले टोटल करते हैं, ये कितना आया, 32 लाख। ये गलत आया है, ठीक है। 160 into 20,000, 32 लाख आ रहा है। 32 लाख, ये 160 नहीं होगा फिर, ये 280 है। सॉरी, मैंने ये वाला लिख दिया, टोटल प्राइम कॉस्ट की जगह 160 लिख दिया, दो जगह पे दो अलग अलग गलत कर दिया। 280 होगा ना, इसी वजह से गलत हो गया। 280, तो 20,000 into 280, 56 लाख प्लस 11,04,000, 67,04,000। ये देखो, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाता है तो पूरा ही गलत हो जाएगा, मतलब नंबर तो नहीं मिलेगा गलत लिखने का, डेटा ही गलत लिख लिया मैंने। 67,04,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 335.2, 335.2। अब ठीक है, मतलब डेटा गलत लिख लिया था, बाकी तो सब ठीक है। वो कैलकुलेट करते हुए एक जगह पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, दूसरे जगह पे ये जल्दी में 160 ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना पड़ेगा, कर दिया है मैंने। सिर्फ कंसेप्ट जो है समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन जो है देखो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, रेक्टिफाई कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो हुआ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका देखते हैं कितना सारा डेटा दिया है। ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, ठीक है, देखते हैं जितना सारा होता है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चंस है, 4 तो कर पाना पॉसिबल है क्या, 4 तो नहीं कर पाएंगे इतने से टाइम में। ठीक है, देखते हैं जितना सारा होता है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आरएसटी लिमिटेड जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट। तो आरएसटी लिमिटेड का काम क्या है, मतलब वो जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नॉर्मली वो सेल कर रहा है, और कैसे सेल करता है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, अलग अलग कंपनी से लेके फिर दूसरे जगह पे सेल करता है। कहाँ कहाँ सेल करता है यहाँ पर बता दिया है,
जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट शॉप, ये सब जगह पे जो है सेल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएसटी लिमिटेड हैज बीन रिपोर्टेड। यहाँ पर देखो डेटा दे दिया है अप्रैल मंथ का आरएसटी लिमिटेड का, क्या क्या डेटा दिया है। जनरल सुपरमार्केट चेन एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, देखो ये लोग तीन जगह पे अपना सेल जनरेट करता है, तीन अलग अलग चेन बना रखा है ड्रग्स को बेचने का, मतलब मेडिसिन का बात हो रहा है, ठीक है। तो जनरल सुपरमार्केट चेन पे बेचने से रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सेल होता है पर डिलीवरी पे इतना, ड्रग स्टोर पे इतना, और केमिस्ट शॉप पे इतना। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी पे जितने गुड्स बिकते हैं उसका कॉस्ट, मतलब ये सेल और ये कॉस्ट बता रखा है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर बोल रहा है जनरल सुपरमार्केट चेन जो है, यहाँ पर सेल इतने रुपए का हो जाता है जब सेल करते हैं, और सेल का कॉस्ट मतलब जब तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो यहाँ जो बाई सेल लिखते हो तो इधर जो लिखते हो जैसे कि परचेस किया तो दैट इज द कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो इतने में सेल हुआ इसका कॉस्ट इतना है। नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है 330, इस स्टोर पे ना 330, इस चेन पे 825, इस पे 2750। सिमिलर चीज बाकी तीनों जगह के लिए बोला हुआ है, तो हम एक बता देते हैं तो बाकी तुम लोग समझ जाओगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम इस बात को इलाबोरेट कर देते हैं तो सेम चीज ये थी, ये बाकी दोनों के लिए भी तो एप्लीकेबल हुआ ना। बाकी दोनों का भी क्या दे रखा है, ये सब क्या है, सेल सेल सेल, कहाँ कहाँ सेल होता है, ये तीन जगह पे सेल करता है आरएसटी लिमिटेड, और ये उसका कॉस्ट है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ डिलीवरीज है, जितने सारे डिलीवरीज करते हैं ये लोग। फिर बोल रहा है इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवैल्यूएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बोल रहा है आरएसटी लिमिटेड ने पास्ट में ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकाला है। अब ये क्या कोई नया चीज है, बिल्कुल नहीं, ये तुम लोग बचपन से करते हो 11 से। ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है जीपी बाय सेल्स इनटू 100, मतलब सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन को इनटू 100 करने से वो परसेंटेज में दिखेगा, वो इवेल्यूट किया है इन्होंने, ठीक है। द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जहां जहां ये सेल करते हैं उसका इन्होंने क्या किया है, परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन निकाल लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, द कंपनी प्लान टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी बोल रही है कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे, मतलब अब तक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो पता करने के लिए ये बोल रहे हैं हम लोग अपने कॉस्ट को, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो ओवरहेड है, उसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने अपना एक्टिविटी भी बता दिया है, देखो क्या क्या बताया, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। अब देखो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, फिर उसका जो परचेज ऑर्डर है वो प्रोसेस होने का जो कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज किस बेसिस पे होगा, परचेज ऑर्डर बाय कस्टमर, मतलब जितना ज्यादा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा उतना ज्यादा परचेजिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम करेगा उतना कम हो जाएगा। लाइन आइटम ऑर्डरिंग तो लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोर डिलीवरी तो स्टोर में जितने डिलीवरीज होंगे उसके बेसिस पे स्टोर डिलीवरी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, जब स्टोर में कार्टून डिस्पैच हो रहा है तो कार्टून डिस्पैच टू ए स्टोर पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे जितने सारे कार्टून डिस्पैच होंगे उसके हिसाब से डिस्पैचिंग कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये मतलब सेल्फ स्टॉकिंग जो होता है मतलब स्टॉक को मतलब खुद के मतलब सेल्फ में स्टॉक करना, ठीक है। तो कस्टमर के स्टोर में ले जाके ये लोग सेल्फ स्टॉकिंग भी करते हैं, तो जितना टाइम लगता है उसको स्टॉक करने में, ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको अरेंज करने में उसके हिसाब से कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो एक्टिविटी बता दिया क्या क्या एक्टिविटी है और उसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया कि ये एक्टिविटी का कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा। ये तो जस्ट पढ़ना है, इसको कुछ हमें और तो करना है नहीं। इसके बाद क्या बोल रहा है, अप्रैल मंथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जो तुम लोग पीएल में लिखते हो, ट्रेडिंग में क्या लिखते हो, स्टॉक का डेटा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज,
वेजेस, अब ये कौन सा वेजेस होता है, स्टॉक को गोडाउन तक लाने का खर्चा, या फिर तुम लोग कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, और जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है जैसे कि सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर मान लो जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, ये सब पीएल में लिखते हो। तो बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो पीएल का आइटम है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ट्रेडिंग का जो कॉस्ट है उसके अलावा, ठीक है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा आरएसटी लिमिटेड का वो है 8,27,970। ये हमें बता दिया है, अप्रैल के मंथ में पीएल का एक्सपेंसेस का टोटल बता रहा है। These operating costs are assigned to 5 activity areas, और ये जो एक्टिविटी कॉस्ट है इसको, सॉरी, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसे 5 एक्टिविटी एरिया में जो है डिवाइड किया गया। 5 एक्टिविटी एरिया क्या है ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5। इसका डिटेल्स तुम लोग को नीचे भी दे दिया है, क्यों दिया है बताते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट अलग अलग बाइफरकेट करके हमें बता दिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बाइफरकेट किया था, यहाँ में परसेंटेज में बता दिया था हम लोगों ने बाइफरकेट किया, लेकिन यहाँ पर बाइफरकेट करके दे दिया है। चलो बहुत ही अच्छा बात है। अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, यही वाला मिलना चाहिए, इसी का बाइफरकेशन है 8,27,970। चेक करके देख लो तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। 2,20,000, 1,75,560 प्लस 1,95,250 प्लस 2,09,000 प्लस 28,160, ठीक है। 8,27,970 ये कॉस्ट इस एरिया में डिवाइड किया गया है, ठीक है। असाइन किया है टू 5 एक्टिविटी, द कॉस्ट इन ईच एरिया and the quantity of cost in each area and the quantity of cost allocation basis used in that area for the month of April are as follows। किस बेसिस पे ये कॉस्ट एलोकेट हुआ है, तो ये जैसे परचेस ऑर्डर पे था तो इतने सारे ऑर्डर पे इतना कॉस्ट हुआ है, ये लाइन आइटम ऑर्डरिंग पे था तो इतने सारे लाइन आइटम ऑर्डर हुए हैं, स्टोर डिलीवरी पे था तो इतना सारा स्टोर डिलीवरी होने पे ये कॉस्ट आया है, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर जो है उसका कॉस्ट इतना आया है इतने सारे कार्टून डिस्पैच होने पे, और सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर इतना हुआ है, इतना खर्चा आया है, इतने आवर्स लगे हैं सेल्फ स्टॉकिंग होने पे। क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कॉस्ट ड्राइवर अभी अभी हमें बता दिया था कि सेल्फ स्टॉकिंग वाला आवर्स पे बेस्ड है, ठीक है, इसलिए देखो 1,760 आवर्स दे दिया। ये देखो यहाँ पर बताया भी था, ये देखो आवर्स है, कार्टून डिस्पैच जितने सारे स्टोर पे होंगे उस बेसिस पे। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को ये चीज कैलकुलेट करना पड़ा था जो कि दे दिया है। जैसे यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा था ना कि ये कितने सारे नंबर ऑफ बैचेस है, कितने सारे मशीन आवर है, इसके लिए ये टोटल कॉस्ट के लिए कितने सारे बैचेस रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे दिया है। इतना कॉस्ट हो रहा है इतने सारे ऑर्डर पे, इतना कॉस्ट हो रहा है इतने सारे लाइन आइटम पे, इतना कॉस्ट हो रहा है इतने सारे स्टोर डिलीवरी पे। तो इस पे हम लोग का थोड़ा सा जो है मेहनत कम हो जाएगा, हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आराम से निकाल सकते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, ये सब डिवाइड कर करके हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अब आगे देखते क्या बोला है, अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड द फॉलोइंग। अप्रैल का बाकी डेटा जो है कुछ ऐसा बता रहा है, जनरल सुपरमार्केट चेन पे कितने सारे टोटल ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है ये। अच्छा ये बता रहे एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर, अप्रैल का बता रहे टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून डिस्पैच्ड, शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, ये बता दिया है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इतना सारा डिटेल्स तो दे रखा है, अब देखते हैं पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन, compute the gross margin percentage for each of the 3 distribution channel and compute RST Limited's operating income। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहा है कि ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मतलब जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, किसका, जहां जिनको हम लोग सेल करते हैं उन कस्टमर को बेच के क्या प्रॉफिट हो वही तो कैलकुलेट करेंगे। तो कस्टमर क्या है, 3 चैनल जहां पर आरएसटी लिमिटेड अपना जो है ड्रग्स बेचता है। तो ये देखो परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट, और उसके बाद कंप्यूट करने बोला है आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, बोल रहा है कि आरएसटी लिमिटेड का इनकम कितना है वो भी कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो पहले जीपी निकालेंगे, जीपी कैसे निकाला जाता है,
ट्रेडिंग में जीपी कैसे निकलता है? जीपी हम लोग निकालते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट करने से जो प्रॉफिट आएगा वही तो हम लोग का जीपी है, समझो, अकाउंट्स मत भूल जाओ। ये देखो, सेल्स माइनस अगर हम लोग निकालते हैं सेल्स माइनस जीपी, तो हम लोग का सेल्स माइनस कॉस्ट तो क्या निकल के आएगा? जीपी। सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जीपी। और जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे निकल के आता है। तो पहला क्वेश्चन देखो करके दिखाते कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर पॉइंट ए, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड जीपी परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स थ्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ईच ऑफ इट्स थ्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तुम लोग चाहो तो थोड़ा और भी बेटर लिख लेना, ठीक है, ये तो हेडिंग है। क्वेश्चन देख के ही हेडिंग लिख सकते हो कि क्या कैलकुलेट करने बोला है, उसी को जस्ट ऊपर लिख दोगे तो वो हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, जिस चीज का हमें स्टेटमेंट कैलकुलेट करने बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और चैनल का नाम क्या है? एक है जनरल सुपरमार्केट चेन, ये देखो यहाँ पर जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन, यहाँ पर लिखते हैं जनरल सुपर मार्केट। दूसरा हो जाएगा ड्रग स्टोर चेन। लैंग्वेज और यूज नहीं कर रहे, जगह नहीं मिलेगा मुझे फिर। केमिस्ट शॉप, और यहाँ पर टोटल भी कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को बोला है जीपी निकालो, सबसे पहले सिंपल जीपी निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट। यहाँ पर सेल को रेवेन्यू लैंग्वेज से यूज किया गया है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी सेल हो जाएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है? 84,975 पर डिलीवरी। एक बार डिलीवरी होने पे इतना जो है हम लोग का सेल होता है, ठीक है। और कितना डिलीवरी हुआ है? अप्रैल के मंथ में 330 डिलीवरी हुआ है, तो इसका मतलब टोटल कितना सेल जनरेट हुआ होगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 330 इंटू 84,975, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टोटल निकाल रहे हैं ना, तो टोटल इसी तरीके से निकालेंगे, टोटल सेल। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से बड़ा बड़ा डेटा है। 84,975, तो ये हो जाएगा 2,80,41,750। अब ड्रग स्टोर का देखते हैं। ड्रग स्टोर का एक बार डिलीवरी पे इतना रेवेन्यू है 28,875, तो यहाँ पर लिखते हैं 28,875 रुपीज का सेल जनरेट होता है एक बार डिलीवरी पे। डिलीवरी हुआ है 825 टाइम्स, ठीक है, अप्रैल के मंथ में। चेक कर लेते हैं कितना होगा। अब इसमें देखो तुम लोग कैलकुलेटर में एक चीज कर सकते हो, इतना बड़ा बड़ा डेटा बार बार नहीं लिख के मेमोरी का यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर में तुम लोग को मेमोरी प्लस का बटन मिल जाएगा, तुम लोग को क्या करना है? मेमोरी प्लस कर देना है इस डेटा को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मेमोरी प्लस करेंगे, तो टोटल हम लोग मेमोरी रिकॉल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम प्रोसेस बताते हैं, देखते जाओ। अभी फिलहाल ये लिख के मेमोरी प्लस करो, फिर 28,875 इंटू 825, तो ये हम लोग का आ रहा है 23,83,21,875, ये इतना वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 करोड़ इतना कुछ आ रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? फिर से मेमोरी प्लस कर देंगे। करके क्या फायदा है वो लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। केमिस्ट का देखो 5,445 सेल्स जनरेट होता है वन टाइम डिलीवरी पे। 2,750 डिलीवरी पे कितना सेल जनरेट होगा? तो यहाँ पर चेक करते हैं, 2,750 इंटू 5,445, तो ये हो जाता है 1, ये टोटल को ना थोड़ा सा हटा के लिख देंगे, जगह हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1,49,73,750, यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अब देखो टोटल को ना हमें फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, अब इसको फिर से करेंगे मेमोरी प्लस। अब कर लो मेमोरी रिकॉल, तो ये जो टोटल निकल के आया ना, यही हम लोगों का, ये टोटल गलत आ गया लग रहा है, होना तो चाहिए। क्या मैंने टोटल कुछ गलत कर दिया है?
ये वाला मेमोरी प्लस नहीं किया क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है गलत हुआ है। 28041750। तुम लोग मेमोरी रिकॉल करके देखो तुम लोग का कितना आंसर आ रहा है। वन 14973 750। अगर हम लोग मेमोरी रिकॉल करते ना तो हमें ये आंसर मिल जाता। ठीक है, ये टोटल करने से कितना आएगा? मेरा तो इतना ही आ रहा है। 280 41 750 238 21 875 238 है 238 21 875। ये एक 3 एक्स्ट्रा हो गया इसी वजह से। 238 21 875। हम एक बार चेक करते हैं। 288, मुझे लगता है मैंने एक 8 यहाँ ना ज्यादा लिख दिया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेटा काफी बड़ा बड़ा है ना। 28875, हाँ ये गलत लिख लिया था 28, इसीलिए ना वो मेमोरी रिकॉल करके नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में दिखा देंगे। इंटू 825 होगा, तो ये 2,38 21 875। एक डिजिट मेरा ज्यादा लिख दिया था मैंने। 41 750 प्लस 149 149 73 750। तो टोटल सेल निकल के आ रहा है 6,68,37,375। ये टोटल सेल। सेल से क्या लेस करेंगे? कॉस्ट। सेल से कॉस्ट लेस करेंगे, लेकिन कौन सा कॉस्ट? हमें जीपी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डिलीवरी। एक डिलीवरी पे 80 to 500, तो 330 पे कितना होगा? अगेन वैसे ही करना है, 330 इंटू 80 to 500। ठीक है, अब तुम लोग को मेमोरी रिकॉल का फंक्शन दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर देना है। मेरे यहाँ पर ऐसे क्लियर होता है, तुम लोग मेमोरी रिकॉल के बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो मेमोरी खाली हो जाएगा। 330 इंटू 80 to 500। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है 2,72,25,000। ठीक है, अब इसको कर दो मेमोरी प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कितना है। डिलीवरी तो हम लोग का है 825 इंटू 27,500, तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पर 825 इंटू 27,500। तो ये हो गया 2,26,87,500। इसको कर लो मेमोरी प्लस। ठीक है, इसको फिर से कर लो मेमोरी प्लस, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पर 2750 4950 इंटू 2750। देखते हैं कितना आता है। 4950 इंटू 2750 टोटल करने पे आएगा 1,36,00,000 1,36,12,500। अब फिर से इसको करो मेमोरी प्लस। अब देखो फायदा, जैसे ही एमआर दबाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल। टोटल तुम लोग को फिर से नहीं लिखना पड़ा। अगर इसको तुम लोग इंडिविजुअली टोटल करके देख सकते हो, इतना ही आएगा, बाद में देख लो। ठीक है, घर पे बाद में देख लो कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया कैलकुलेटर का यूज। कैसे कैलकुलेटर को यूज करके हम लोग टाइम बचा सकते हैं अगर हमारे पास इतना बड़ा बड़ा डेटा होता है तो। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालने से क्या निकल के आएगा? ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ये सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो जीपी निकल के आएगा, ग्रॉस मार्जिन। फिर उससे रेशियो निकाल लेंगे, तो माइनस करके देखते हैं। तो पहले एकदम एंड में कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेटर पे। तो 668 37,375, तो ये हो रहा है 33 12,375। अच्छा, 149 73,750 माइनस 136,12,500। देखते कितना आ रहा है। 1361,250 1361,250। अच्छा, ये वाला 23,82,1,875 माइनस 226,87,500। तो ये हो गया 11,34,375 11,34,375। अच्छा, 28,041,750 माइनस 272,25,000 8,16,750। ठीक है,
चीज आसान है, इतना बड़ा बड़ा डेटा इसीलिए लग रहा है तो कुछ ही नहीं। सेल से हम लोग क्या लेस कर रहे हैं, सीओजीएस को लेस कर रहे हैं, मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें निकालना है जीपी रेशियो, क्वेश्चन में बोला है तो जीपी रेशियो निकाल लेंगे। तो जीपी रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करके, ठीक है। जीपी बाय सेल्स इंटू 100 करके निकल जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले केस में जीपी कितना आया, 8,16,750। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8,16,750 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये पहला वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका सेल कितना है, 2,80,41750, 280,41750 डिवाइड कर लेते, 280,41750 इंटू 100। तो ये आंसर निकल के आ रहा है हम लोगों का 2.91, ठीक है, 2.91, ठीक है, आंसर मैच हुआ है 2.91%। अच्छा, नेक्स्ट देखो 11,34,375, ये लिख लेते हैं जीपी 11,34,375, 11,34,375 डिवाइडेड बाई, हम अपने कॉपी से देख के लिख रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी से लिखो, ठीक है, हम और चेंज नहीं कर रहे पीछे। 2,38,21,875 इंटू 100, चेक कर लेते कितना आ रहा है। 11,34,375 डिवाइडेड बाई 283,21,875 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4.00, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4%, ठीक है। एक मिनट, 4.76 होना चाहिए, चेक करते हैं। 11,34,375, क्या ये मैंने नहीं लिखा है, 11,34,375 लिखा तो है, 23821। ओ, ये हम पता नहीं बार बार अपने मन से क्यों अलग लिख ले रहे हैं। 238,21,875, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4.76%। और एंड में 13,61,250 और सेल है 1,49,73,750। 13,61,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,49,73,750, तो ये आ रहा है 9.09, ठीक है, 9.09, 9.09%। तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअली निकाल लिया, टोटल का भी चाहो तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जीपी रेशियो देखो, पेशेंस का खेल है और कुछ नहीं, क्योंकि इतना बड़ा डेटा दे दिया है तो हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर पेशेंस ही मेन बात है, अगर पेशेंस रख पाएंगे तभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन में तो है कुछ नहीं, एटलीस्ट पहला वाला आंसर। उसके बाद ये देखो, हम लोगों ने 3 डिस्ट्रीब्यूशन का जीपी निकाल लिया। अब बोल रहा है आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए, तो निकालते हैं। ऑपरेटिंग इनकम यानी हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे टोटल, कैसे निकालते हैं, जीपी से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। जब तुम लोग पीएल बनाते हो, यहाँ बाई जीपी ब्रॉट डाउन करते हो, उससे एक्सपेंसेस जो भी रहता है उसे लेस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, वही हमें चाहिए। तो जीपी तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग उससे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन कितना है, इसीलिए मैंने टोटल कॉलम बनाया है, ये रहा 33,12,375, इसीलिए टोटल वाला कॉलम जरूरी है। तो 33,12,375 ये हम लोग का हो गया ग्रॉस जो है प्रॉफिट। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल हम लोग का पीएल का एक्सपेंसेस क्या है, जो हमें क्वेश्चन में बता रखा था, ये रहा, ये देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब पीएल का आइटम, मैंने पहले पढ़ाते टाइम ही तुम लोग को बताया इसके बारे में। तो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब पीएल में जो आइटम लिखा जाता है, 8,27,970, बस इसमें तो और कुछ नहीं है। इससे इसको लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, अगर किसी को कॉस्ट नहीं भी पता है, अकाउंट्स नहीं पता है, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा सेल परचेस का, तो वो भी निकाल सकता है।
प्रॉब्लम है इतने बड़े बड़े डिजिट और कुछ नहीं। -8,27,970, तो ये आ गया हम लोग का 24,84,405। ये ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ गया। ठीक है, देखो यही पूछा था हम लोग को पहला क्वेश्चन में, सिंपल इतना ही पूछा था कि कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन और आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम बता दो, ये पूछा था। और सेकंड वाला यहाँ पर क्या बोला, ये हम लोग कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया। हर एक एक्टिविटी एरिया का हम लोग जिस हिसाब से कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं उसका रेट पर यूनिट यानी कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। इसका हम हेडिंग में और कुछ नहीं लिख रहे, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो लिख लेंगे। एक लाइन छोड़ दो यहाँ पर कि क्या लिखना है। लिखना क्या है तुम लोग, यही वाला लिखना, कंप्यूटेशन द रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। ये वाला लैंग्वेज लिख देना, हम सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा दे रहे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिख देंगे रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं क्या क्या है। एक्टिविटी का नाम है यहाँ पर सबसे पहला एक्टिविटी का नाम है हम लोग का, कहाँ पर मिलेगा एक्टिविटी, ये रहा, यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई भी एक जगह से देख के लिख सकते हैं। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पर लिखते हैं कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक्टिविटी। उसके बाद लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा स्टोर डिलीवरी, स्टोर डिलीवरी। अच्छा, फिर कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर। और लास्ट जो कॉस्ट है एक्टिविटी है उसका नाम है सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। कैसे निकालेंगे हम लोग को, क्या निकालना है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, क्वेश्चन बोल ही दिया है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। तो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट कितना बोला है, यहाँ पूरा टेबल बना हुआ है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500। यहाँ पर लिखेंगे 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500 ऑर्डर, 5,500 ऑर्डर। ये क्या निकल के आएगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, ये डिवाइड कर देने से आंसर 2 जीरो हट गया, यहाँ पर हो जाएगा 40 रुपीज, 40 पर ऑर्डर, ये निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का कितना दिया है, 1,75,560, 1,75,560 ये रुपीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी चाहो तो रुपीज लिख लो, यहाँ पर रुपीज लिख लो, डिवाइडेड बाई 58,520, 58,520 लाइन आइटम, लाइन आइटम देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये हो जाएगा 17,5,560 डिवाइडेड बाई 58,520, तो ये हो गया कितना आ रहा है 2.4, 58,520 होगा। अच्छा 1,75,560 डिवाइडेड बाई 58,520, 58,520 3 आ रहा है। ठीक है, मैंने गलत डिजिट टाइप किया था, ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर, पर लाइन आइटम ऑर्डर हो गया, कॉस्ट पर ऑर्डर निकल गया। अच्छा, उसके बाद है डिलीवरी के हिसाब से रुपीज कितना दिया है, इसका दिया है 1,95,250, 1,95,250 डिवाइडेड बाई 1,95,250, साथ ही साथ लिख लेते हैं नहीं तो गलत हो जाता है, 3,905 स्टोर डिलीवरी, 3,905 स्टोर डिलीवरी डिवाइडेड बाई 3,905, तो ये हो गया 50 पर स्टोर डिलीवरी, ₹50 पर डिलीवरी, ₹50 पर डिलीवरी। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला डिस्पैच, ये हो गया
2,09,000 डिवाइडेड बाई 2,09,000, ये ₹1 आ जाएगा। चलो एक तो आसान कैलकुलेशन दिया है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा डेटा है। 2,09,000 डिवाइडेड बाई 2,09,000 कार्टून्स है शायद, हाँ कार्टून्स, ये देखो कार्टून्स है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ₹1 पर डिस्पैच। कार्टून जितने सारे डिस्पैच होते हैं उसके बेसिस पे कॉस्ट इनकट होता है। ये बन गया, ठीक है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। और एक बाकी है, और एक बाकी है, वो मैंने नहीं देखा। 28,160 रुपीज, 28,160 डिवाइडेड बाई 1760 आवर्स, 1760 आवर्स, तो आंसर निकल के आएगा ₹, पर आवर। तो 28,160 डिवाइडेड बाई 1760 यानी कि ₹16 पर आवर कैलकुलेट होके आ गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का आंसर आ गया। सेकंड वाले में पूछा था कंप्यूट द रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटीज। तो ये देखो कैसे समझ में आएगा कि यही कॉस्ट ड्राइवर है। यहाँ लैंग्वेज दे रखा है, देखो टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस, कॉस्ट एलोकेशन बेस टोटल में दिया हुआ है, हमें पर यूनिट में निकालना है, तो हम लोगों ने पर यूनिट में निकाल दिया। और इसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तुम लोग 2 घर पे ट्राई करके देखो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3 क्वेश्चन और भी बचेगा, और वो वाला आधा, मतलब 5th नंबर वाला भी काफी बड़ा है, ठीक है। देखते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा कि नहीं, पता नहीं, देखते हैं जितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।